हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की पॉलिटी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। हमें संसद क्यों चाहिए। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगी आपको। तो जो कंटेंट है उसको आप अगर समझेंगे, पढ़ेंगे और जो मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हम एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। भारत में सबको वोट देने का अधिकार है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ पर मौजूद है। तो जिसके तहत हम एक अच्छी सरकार चुनते हैं और वो सरकार जो है वो हमारे कार्य को, हमारे जो भी हमारे मुद्दे होते हैं उनको पूरा करती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संसद है वो भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और हमारे संविधान का केंद्रीय तत्व है। ये देखिए, हमारे संविधान को अगर आप एकता की उसमें देखेंगे तो देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए किस तरीके से एक लाइन में इक्वल यानी समान रूप से खड़ा है। इससे पता चलता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सब समान है। चलिए पहले हम पहला टॉपिक लेते हैं, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, यानी कि लोगों को खुद फैसला लेकर सरकार क्यों बनानी चाहिए। ये बात हमारे अतीत से जुड़ी है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा जो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हम किसके गुलाम थे? हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उनकी नीतियों के हम आदी हो चुके थे। वो जो सरकार बना रहे थे या जो नीतियाँ बना रहे थे उन्हें हमें मजबूरन मानना पड़ता था। तो इस औपनिवेशिक शासन के तहत यहाँ के जो लोग थे वो ब्रिटिश सरकार से भयभीत हो चुके थे। उनके जो फैसले थे उनसे वो असहमत होते थे, लेकिन वो उसके खिलाफ बुलंद आवाज़ नहीं उठा पाते थे। लेकिन अगर उन चीज़ों का वो सामना करते, आलोचना करते तो उसका उनको सज़ा भी मिलती थी। इसी वजह से भारत जैसे बड़े देश में, विशाल देश में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए और जब राष्ट्रवादियों ने खुलकर अपनी बात रखना चाहिए तो कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की गई। और इसी वजह से 1885 में एक संस्था यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आप टीवी में हर जगह न्यूज़ में कांग्रेस सुनते हैं, ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो बनाया गया था वो मकसद ये था कि भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में ये एक बिचौलिए का, एक कड़ी का काम करेगी कि भारतीयों के मुद्दों को ये अंग्रेज़ों तक लेके जाएगी और अंग्रेज़ों की बातों को एक तरीके से ये भारतीयों तक पहुंचाएगी। धीरे धीरे करके जो कांग्रेस है उस पर भारतीयों का रंग चढ़ने लगा और उसका मकसद जो है वो यहाँ पर एक आज़ादी पाना हो गया। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके तहत ये बात कही गई कि हाँ, कुछ यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, लीडरशिप दी जाए, रिप्रेजेंटेटिव दिया जाए। लेकिन वो बात सही नहीं रही। बहुत से लोगों को, 18+ लोगों को, जो 18 साल से ऊपर के लोग थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया और इस वजह से ये जो 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये किसी काम का ना था। अब हम बात करते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि भारत में रहने वाले वे नागरिक जो 18 साल से ऊपर के हैं, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है और अपनी सरकार चुन सकता है। क्या लोग अपने आप को ही वोट देते हैं? नहीं, लोग अपने प्रतिनिधित्व को वोट देते हैं। जिन प्रतिनिधि को वो चुन रहे हैं वो आगे जाके संसद में बैठते हैं और उस संसद में बैठने वाले व्यक्ति को सांसद बोला जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। अब व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है या इसे मैं सरकार में भेजना चाहता हूँ? वो वोट के द्वारा, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में हम जाते हैं, वोट देते हैं और अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनते हैं और संसद में बैठाते हैं। तो जो संसद है उसका काम क्या है? वो सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन करती है और अपने जो लोग हैं
उनके मुद्दों को सही तरीके से रास्ता दिखाती है। एक तरीके से जो लोग हैं सरकार के लोगों के द्वारा ही जो है प्रतिनिधि बन रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, और लोग ही जो हैं वो उस पर नियंत्रण रख रहे हैं, क्योंकि लोगों द्वारा ही चुनकर सांसद संसद में जाते हैं। देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये हमारी भारतीय संसद, ठीक है, ये हमारी भारतीय संसद है और इसके दो सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो पहले बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में मौजूदा टाइम पर 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये 12 सदस्य जो हैं, ये 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से हो सकते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा से जुड़ी जितने भी मुद्दे हैं, बातें हैं, वो कही गई हैं। मैक्सिमम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों के प्रतिनिधि प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ये वाला जो ढांचा है हमारा, ये वाला ढांचा इस समय मौजूद है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में प्रेजेंट टाइम पर 545 सदस्य हैं, जिसमें से 543 लोगों द्वारा चुनकर भेजे जा रहे हैं। यानी कि लोग जो हैं, जब एमपी के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब लोगों द्वारा सांसदों को चुना जाता है। अपने क्षेत्र से कोई एक सांसदों को चुनते हैं, जहां आप रह रहे हैं वहां पे वोट देते हैं, और इस तरीके से पूरे भारत को 543 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर आप वोट देते हैं। और इस तरीके से 543 सदस्य संसद में जाते हैं, प्लस 2 जो सदस्य हैं ये एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं। तो टोटल 545 सदस्य जो हैं मौजूदा टाइम पर लोकसभा में हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो यहाँ के सभापति होते हैं। हमारे इस टाइम पर उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू जी हैं, और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो इस टाइम पर ओम बिरला हैं। तो इस तरीके से ये आपको मैंने ढांचा बता दिया है राज्यसभा का और लोकसभा का। देखिए, लोकसभा के हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं। हालांकि 5 साल से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है अगर सरकार गिर जाए तो, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि सरकार चलती है, 5 साल तक सरकार टिकी रहती है। तो भारत में लोकसभा के जो चुनाव हैं वो हर 5 साल में होते हैं, और आम व्यक्ति द्वारा उसमें लोगों को चुनकर भेजा जाता है संसद में। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो संसद में बैठते हैं। और अगर हम शक्तियों की बात करें तो लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन उच्च सदन राज्यसभा है। ये बात ध्यान रखिएगा, राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। लेकिन शक्तियों में वैसे तो दोनों की बराबर हैं, लेकिन जब हम पैसों की बात करते हैं यानी वित्त की बात करते हैं, तो उससे जुड़े अगर कानून बनेंगे तो उसका जो पहला विधेयक होगा सबसे पहले लोकसभा में आएगा। बाकी सारे मुद्दे से जुड़े हुए कोई भी विधेयक जो हैं वो किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, और जब एक सदन से पास होके वो दूसरे सदन में जाता है तो वहाँ भी उसको मंजूरी मिलनी चाहिए, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति भी उन पर साइन कर देते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है। ये देखिए, ये 17वीं लोकसभा जो थी हमारे 2019 में जो चुनाव हुए थे, उसमें देख सकते हैं आप किस किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को 52 सीट्स मिली थी, द्रविड़ मुनेत्र कलगम को 24, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 22। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी जो पार्टियां हैं, इसमें से कुछ राष्ट्रीय दल हैं और कुछ क्षेत्रीय दल हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये जो देखिए आप सारी यहाँ पार्टियाँ दी गई हैं, और हर पार्टी को सीट्स मिली हैं, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को 2, किसी को 1 ऐसे करके सीट्स मिली हुई हैं। और ये जो टोटल करके 543 सीट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था 543 सीट्स हैं। इसमें हम 2 एंग्लो इंडियन जोड़ देंगे तब ये टोटल हो जाएंगी 545। देखिए, 15वीं लोकसभा यानी कि जो 2009 में इलेक्शंस हुए थे, आप उसमें देखेंगे तो ये कुछ राष्ट्रीय दल हैं, इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआई मार्क्सिस्ट है, और नेशनल कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। तो ये जो सारी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये सारी जो पार्टियाँ हैं ये राष्ट्रीय दल हैं। और जो बाकी पार्टीज आप देखेंगे नीचे, ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये अपने राज्यों में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं।
अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि भारतीय संसद में जो, अगर हम भारतीय संसद की बात करेंगे तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर जो हमारी जो संसद है वो मिलकर बनती है। अगर अगर हम ये बात करें कि सरकार कैसे बनती है, तो लोकसभा में जो इलेक्शंस हो रहे हैं तो 543 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें से आधे से एक ज़्यादा, तो 543 सीटों में से आधे से एक ज़्यादा यानी कि टोटल 272 सदस्य होने चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर किसी पार्टी ने 272 सदस्यों से ज़्यादा सीट हासिल की है तो वो अकेले सरकार बनाने की हिम्मत रखती है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को 272 बहुमत नहीं मिला है, किसी को 150 मिला है, किसी को 100 मिला है या किसी को 200 मिला है, तो वो अकेले सरकार नहीं बना सकती है। तब उसे गठबंधन में सरकार बनानी पड़ेगी, यानी कि उसे अन्य पार्टियों का समर्थन लेकर अपने 272 का आंकड़ा पार करना होगा और तब जाके वो सरकार बनेगी। तो जब सरकार बन जाती है तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो उसी लोकसभा में जिसकी सरकार बनी है, जिसके सदस्य, जिस पार्टी के सदस्य ज़्यादा सीट जिनको मिली है, उसी का एक दल का मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और प्रधानमंत्री जो है क्या करते हैं, अपने लिए एक कार्यपालिका चुनते हैं। कार्यपालिका का मतलब है प्रधानमंत्री के अलावा कुछ ऐसे 15-20 लोग होते हैं उनकी कार्यपालिका में, जो वित्त मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं। ऐसे करके विभिन्न तरह के मंत्रालय होते हैं और इनसे मिलकर कार्यपालिका बनती है। अगर हम सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अक्सर इसी कार्यपालिका को हम सरकार कहते हैं। और अगर आप पिछले चुनावों में देखेंगे, जो 2019 में इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें बीजेपी को 303 सीट मिली थी, यानी कि वो 2072 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसका मतलब वो अकेले सरकार बना सकती है। अब सरकार बनने के बाद क्या होता है, सरकार को नियंत्रित कैसे करना है या उसको मार्गदर्शन कैसे दिया जाता है। देखिए, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो जो पहला काल होता है, पहले सबसे पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको प्रश्न काल बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से सांसद जो है वो सरकार की गतिविधियों से जानकारी हासिल करता है कि सरकार क्या कामकाज कर रही है, उसकी गतिविधियाँ क्या हैं, वो कौन कौन से निर्णय ले रही हैं, किन किन नीतियों पे काम कर रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सरकार करती है। और एक विपक्षी दल, एक मजबूत विपक्षी दल एक अच्छी सरकार को चलाने का एक जरिया होता है, क्योंकि अगर विपक्षी दल अच्छा होगा तो वो सरकार को नियंत्रित कर सकता है, उसको मार्गदर्शन दे सकता है, सही राय दे सकता है, या अगर सरकार कोई गलत कार्य में कर रही है तो उसको रोकने का कार्य भी विपक्ष करता है। और विपक्ष के ही कार्यों से जो सरकार होती है, मौजूदा सरकार, उसको फीडबैक मिलता है और वो इसके चलते थोड़ा चुस्त भी रहती है कि हाँ, अगर विपक्ष जो है वो इन मुद्दों से जुड़े प्रश्न पूछ सकता है तो सरकार तैयार रहती है इन चीज़ों का जवाब देने के लिए। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं और एक सरकार नियंत्रित होती है। अब आते हैं, जैसे कि संसद का काम है कानून बनाना, लेकिन इन संसद में लोग कौन होते हैं जो बैठे हैं। हालांकि पहले जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोग जो हैं वो पहले कम होते थे, लेकिन अब संसद में ग्रामीण पृष्ठभूमि यानी कि जो गांव से आने वाले लोग हैं, उन सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हर तबके का, हर समूह का संसद में प्रतिनिधित्व होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है इस टेबल में कि किस साल में किस लोकसभा में कितने प्रतिशत चुनाव हुए थे। यानी कि जो पहली हमारी जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वो 1951-52 में हुआ था। तो 52 में जब इलेक्शन फिनिश हुए थे तो हमें हमारी पहली लोकसभा मिल चुकी थी और कांग्रेस को बहुत बहुत अच्छी सीट्स मिली थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 17वीं लोकसभा है, इसमें तकरीबन 67.11% जो लोग हैं उन्होंने मतदान किया था। हालांकि ये मतदान अभी भी कम है भारत की आबादी के हिसाब से, ये मतदान का जो प्रतिशत है और बढ़ना चाहिए। देखिए, अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो संसद में होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा हित अलग होता है या किसी और का हित या अनुभव अलग होगा, तो इस तरीके से कि सबके समूह की बात की जाए, सबके हित की बात की जाए, बहुत से लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो कुछ सीटें हैं जो अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट, और जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, तो इनके लिए कुछ सीटें जो हैं वो फिक्स्ड कर दी जाती हैं, आरक्षित कर दी जाती हैं, ताकि
इन क्षेत्रों से, मान लीजिए ये क्षेत्र है और ये जैसे मान लीजिए दिल्ली है और दिल्ली जैसे मान लीजिए 7 सीटों में बटा हुआ है, तो एक सीट जो है वो फिक्स कर दी कि यहाँ से एससी, या एक सीट फिक्स कर दी कि यहाँ से एसटी, जो भी उम्मीदवार है वो एससी होगा या तो एसटी होगा और वो अपने क्षेत्रों से वो खड़े हो सकते हैं। तो हर पार्टी जो है वो अपने एससी या एसटी उम्मीदवार को ही खड़ा करेगी क्योंकि वो सीट उनके लिए आरक्षित कर दी गई। इसी तरीके से एससी एसटी लोगों के लिए तो हो गई, उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव दिया गया है। ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है, अभी इस पर बहस जारी है। हालांकि जो पंचायती स्तर है उस पर ये चीज़ें आ चुकी हैं और महिलाओं को संसद में मतलब जो पंचायत लेवल है वहाँ पर उनको 33% का आरक्षण जो है वो मिल चुका है। लेकिन भारतीय संसद में ये अभी तक पास नहीं हुआ है ये बिल। और 60 साल पहले तक अगर हम देखेंगे तो संसद में केवल 4%, यानी कि मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो उसमें सिर्फ 4 महिलाएं ही संसद में पहुंच पाती थी। और अब 60 सालों के बाद भी ये सिर्फ 4% से बढ़कर 11% ही हो पाया है। तक इससे साफ ये जाहिर हो पाता है कि भारत जैसे 137 करोड़ की आबादी में, जिसमें से आधी महिलाएं हैं, उन आधी महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला है और आबादी के हिसाब से साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि उन्हें संसद में बहुत कम जगह मिली है। तो इस तरीके से ये जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है बहुत अच्छी है, हमारे पूरे विशाल देश को एक सूत्र में बांधती है और भारतीय लोकतंत्र का पूरे विश्व में एक डंका है कि हाँ, भारत में इतने अच्छे से ये लोकतंत्र व्यवस्था चल रही है। लेकिन हम अभी भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या भारतीय जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें भारत के लोगों की आस्था झलकती है? क्या लोग उसमें अपनी आस्था रखते हैं? क्या हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है? तो ये सारी व्यवस्था जो है आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप बच्चे हैं, अब आप 8वीं क्लास में हैं, तो आप इस चीज़ों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो बच्चों, ये मेरा ये वीडियो जो है यहाँ कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।